गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम बात करने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, हम वहां से क्या करने वाले हैं, चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या है यूरोपियन, कैसे आए, किस पर्पज से आए, पहला यूरोपियन इंडिया में, पहली यूरोपियन पावर इंडिया में कौन सी आई, ठीक है, कौन कौन से यूरोपियन पावर आए, उनके बीच में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट रहे, और इन सब कॉन्फ्लिक्ट में से, इन सभी यूरोपियन पावर्स में से ब्रिटिशर्स किस तरह से सुपीरियर निकल के आए, जिन्होंने इंडिया को एक 1947 तक क्या किया है, रूल किया है। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन। अगर हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में तो हमें देखने को मिलता है कि यूरोपियन का जो एडवेंट होता है वो हमें सबसे पहले कहां से नजर आता है। सबसे पहला जो एडवेंट हमें नजर आता है वो पोर्तुगीज से नजर आता है। देखिए साहब, सीधी सी बात करते हैं, इंडिया में अलग अलग यूरोपियन पावर्स आई हैं, जिनमें सबसे पहले पोर्तुगीज आया है, फिर डच आया है, फिर ब्रिटिशर्स आए हैं, फिर डेनिश आए हैं और फिर फ्रेंच आए हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन तो यही से बन जाता है कि भाई कौन कहां से आएगा। ठीक है, तो पोर्तुगीज उन लोगों को कहा जाता है जो लोग पुर्तगाल से बिलोंग करते थे, पोर्तुगल से बिलोंग करते थे। डच से क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि डच जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ नीदरलैंड को। डच पीपल बोला जाता है नीदरलैंड के लोगों को, तो हमें पता होना चाहिए कि डच कौन है। डच वर द पीपल हु बिलोंग्स टू द नीदरलैंड। ये क्या है हमारे पास, सेकंड पोजीशन पे आए, मतलब पोर्तुगीज के बाद कौन आया है, डच आया है। डच के बाद आते हैं इंग्लिश और ब्रिटिशर्स, मतलब द पीपल्स हु बिलोंग्स फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन से जो लोग आए उन्हें हमने ब्रिटिशर्स और इंग्लिश कहा है। इसके अलावा डेनिश जो डेनमार्क से आए हैं इंडिया, ठीक है, उनको हमने डेनिश कहा है। और उसके बाद जो आखिरी पावर इंडिया में आई है, ठीक है, आखिरी यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई है उसका नाम क्या है, फ्रांस। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है इस पूरे के पूरे किसके अंदर, एडवेंट ऑफ यूरोपियन के अंदर। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये यूरोपियन पावर इंडिया में तो आई, ठीक है, ये यूरोपियन पावर इंडिया में तो आई, पर ये इंडिया में आई क्यों, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन मोटिव क्या था इंडिया में आने का। तो देखिए साहब, ऐसा था कि इंडिया जो है इस समय स्पाइसेस के ट्रेड के लिए क्या हुआ करता था, बड़ा ही फेमस हुआ करता था। स्पाइसेस की डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी हुआ करती थी, और इंडिया से जो पावर इंडिया से स्पाइसेस ले जाके यूरोपियन मार्केट में बेचेगा, उसको यहां पर क्या मिलता था, अच्छा खासा मोटा मुनाफा मिलता था। तो इसी मुनाफा के लिए, इसी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, इसी स्पाइसेस के ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, इसी पर्पस के लिए यूरोपियन पावर्स क्या किया है, इंडिया में आई है। धीरे धीरे करके ये मर्चेंटाइज फेज में आए, ट्रेड एंड कॉमर्स से, फिर इन लोगों ने कॉलोनियल फेज डेवलप किया, मतलब हमारे इंडिया को क्या कर दिया, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज सोर्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फर्निश्ड गुड्स बना दिया। इस तरह से देखेंगे हम लोग किस तरह से ये मर्चेंटाइज फेज से होकर कॉलोनियल फेज में आएंगे, और कॉलोनियल फेज से लेकर ये इंपेरियलिस्टिक फेज में आएंगे। ये सब हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली पावर जो इंडिया में आई उसका नाम क्या है, आपका पोर्तुगाल, पोर्तुगीज या पुर्तगाल, इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन में पोर्तुगीज के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है, तो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है कि पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर। ठीक है, पोर्तुगीज वो फर्स्ट लोग थे, फर्स्ट यूरोपियन लोग थे जो क्या किया है, आपका इंडिया में आए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, पोर्तुगीज ही वो लोग हैं जो इंडिया में क्या रहे हैं, लास्ट तक रहे हैं। 1961 तक पोर्तुगीज कहां पर रहे हैं, गोवा और दमन एंड दीव में रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पोर्तुगीज पावर, सबसे पहले कौन सी पावर, कौन सी यूरोपियन पावर भारत में आई ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, तो सबसे पहले कौन आए, पोर्तुगीज आए। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव था ट्रेड एंड कॉमर्स करना, इंडियन मर्चेंट के साथ, इंडियन स्पाइसेस का ट्रेड एंड कॉमर्स करना इनका क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव था। आखिरी में अगर हम लोग देखें तो इंडिया के आजाद होने के बाद भी 1961 तक ये लोग कहां रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, गोवा और दमन एंड दीव के अंदर। अब देखते हैं कि भाई इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब देखो क्या है, एक वॉयज स्टार्ट होता है, एक कैंपेन स्टार्ट होता है, वो उस कैंपेन का नाम है डिस्कवरी ऑफ सी रूट। ठीक है, डायरेक्ट सी रूट को खोजना था। अब ये डायरेक्ट सी रूट को खोजना क्यों था, इसके बारे में थोड़ी सी ऊपर से अपन बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में इंडिया से यूरोप के लिए हमारे पास डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट लैंड रूट है। क्या है, डायरेक्ट लैंड रूट हमें देखने को मिलता है।
मतलब इंडिया से यूरोप की कनेक्टिविटी लैंड थ्रू तो हमारे पास थी, पर अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि लैंड रूट को छोड़कर हम लोग किसके ऊपर चलने लगे, हम सी रूट के ऊपर फोकस करने लगे। कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा। तो देखिए बात है आपका 11th से 12th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। इस 11th से 12th सेंचुरी के बीच में क्या होता है, सेंट्रल एशिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर होता है जिसे हम बोलते हैं रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है और वहां पर जो रोमन एम्पायर का फॉल होता है और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन एम्पायर का जो सेंट्रल एशिया का एरिया जो है उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, कुछ ऐसे राजा ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो कि यूरोप से इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है उसे खत्म कर देते हैं। अब क्या होता है कि भाई ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए तो लैंड रूट है, और लैंड रूट कहां से आएगा, सेंट्रल एशिया से होके ही निकलेगा, ठीक है। रोमन एम्पायर था तो ऑब्वियस सी बात है स्मूथली क्या होता था, इंडिया से यूरोप के बीच में ट्रेड हुआ करता था स्पाइसेस और बाकी सब मटेरियल्स का। अब क्या होता है कि रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, ठीक है, उसका कैपिटल जो है उसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ और उस एरिया को किसी और ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब वो लोग क्या करने लगे, वो लोग इस सेंट्रल एशिया के अंदर ब्रोकर की तरह क्या करने लगे, बिहेव करने लगे। इसका मतलब वो इंडिया से रॉ मटेरियल जो जाता था वो इंडियन मर्चेंट से क्या करते थे, बाउंड्री पे खरीदते थे, फिर अपनी टेरिटरी से ले जाके यूरोप में बेचते थे यूरोपियन मर्चेंट को। पर इसमें वो क्या करते थे, मिडिलमैन की भूमिका निभा के, मिडिलमैन मतलब ब्रोकर की भूमिका निभा के एक मोटा मुनाफा कमाते थे, जिससे क्या होता था कि ना तो इंडियन मर्चेंट का फायदा हो रहा है, ना ही यूरोपियन मर्चेंट का फायदा हो रहा है, और जो कमोडिटी है आपका यूरोपियन मार्केट में जो पहुंच रही है वो ऑलरेडी क्या हो रहा है, बहुत हाई हो रहा है, ठीक है, उसका कॉस्ट बहुत हाई हो रहा है। तो इस चक्कर में हम लोग देखते हैं कि सब लोगों के बीच में, यूरोपियन पावर के बीच में एक क्या लगी, एक रेस लगी कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका इस डायरेक्ट सी रूट को क्या कर सकते हैं, आपका खोज सकते हैं। अगर आपने एक डायरेक्ट सी रूट क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया ना साहब, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर कर लिया तो आपको ये जो ब्रोकरेज है, ये जो ब्रोकरेज था जो सेंट्रल एशिया के अंदर इस्लामिक रूलर्स को आपको देनी पड़ रही थी, इससे आप क्या कर देंगे, बच जाएंगे। तो इसीलिए एक वॉयज स्टार्ट होता है और इस वॉयज को स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल के कौन, एक प्रिंस जिनका नाम क्या है, प्रिंस हेनरी, ठीक है। डायरेक्ट सी रूट को डिस्कवर करने के लिए एक वॉयज स्टार्ट होता है और उस वॉयज को स्टार्ट कौन करते हैं, प्रिंस हेनरी, जो कि क्या हुआ करते थे, आपके पुर्तगाल के प्रिंस हुआ करते हैं। इन्होंने वॉयज स्टार्ट किया कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर करेंगे बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, ठीक है। इसी फील्ड में हम लोग देखते हैं कि भाई अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ट्रेवलर्स ने, अलग अलग डिस्कवरर्स ने क्या किया, अपने अटेम्प्ट करना चालू करा। अब देखो सीधी सी बात है, वॉयज किसने स्टार्ट किया, भाई मोनार्ची ने क्या किया है, वॉयज स्टार्ट, मतलब फंड किससे मिलने वाला है, फंड आपको मिलने वाला है मोनार्च से, ठीक है। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए अलग अलग लोग क्या करते हैं, अपने अलग अलग तरीके से क्या करना चालू करते हैं, वॉयज स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने अपने कैंपेन चालू करते हैं। अब फाइनली सक्सेस किसको मिलती है, सक्सेस मिलती है वास्को डी गामा को। किसको मिलती है, वास्को डी गामा को। अभी वास्को डी गामा कौन है, वास्को डी गामा अगर की बात करें तो वास्को डी गामा वो ट्रेवलर है जो क्या करता है, डायरेक्ट सी रूट को डिस्कवर करता है, ठीक है। वास्को डी गामा को सक्सेस मिलती है इस ट्रेवलर को, ठीक है, और वो एक डायरेक्ट सी रूट क्या करता है, इंडिया से यूरोप का डिस्कवर कर लेता है। और वो जो सी रूट है आपका, वो कहां से होता हुआ निकलता है, केप ऑफ गुड होप से। अब बात आती है केप ऑफ गुड होप क्या है, तो आपने अफ्रीका को देखा होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का नीचे वाला जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। तो देखिए यूरोप से डायरेक्ट पुर्तगाल यहां पे कहीं पे, पुर्तगाल से वो डायरेक्ट निकले, केप ऑफ गुड होप क्रॉस करते करते वो लोग कहां आ गए, इंडिया आ गए, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखने को मिला कि ये क्या होता है, केप ऑफ गुड होप से होते होते जो वास्को डी गामा साहब है वो कहां पहुंचते हैं, इंडिया पहुंचते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जब वास्को डी गामा अपने कैंपेन पे निकले, इंडिया से यूरोप से इंडिया के सी रूट को डिस्कवर करने के लिए निकले, तो एक इंडियन गुजराती नेविगेटर उनके साथ में था। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है साहब, अब्दुल माजिद, ठीक है। इसे कुछ लोग बोलते हैं अब्दुल इब्न माजिद, ठीक है। अब्दुल इब्न माजिद इनका नाम है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वास्को डी गामा की हेल्प किसने की है, गुजराती नेविगेटर ने की है, ठीक है, इनको असिस्ट किया है, जिसका नाम क्या है, अब्दुल इब्न माजिद। अब बात आती है कि जब अब क्वेश्चन ये उठता है कि वास्को डी गामा इंडिया है ना, उनने सी रूट डिस्कवर कर लिया। अब सी रूट जब डिस्कवर किया
तो उन्होंने लैंड कहां पे किया? तो साहब उन्होंने जो इंडिया में लैंड किया वो कहां पे किया? कैलिकट में किया। और किस दिन किया? 21 मई 1498 के दिन किया। कब किया? 21 ऑफ मई 1498 के दिन वो कैलिकट में लैंड हुए। और कैलिकट में जब वो लैंड हुए तो कैलिकट के जो हिंदू रूलर थे, ठीक है, एक कम्युनिटी है जमोरिन कम्युनिटी, उसके जो रूलर थे वो क्या करते हैं? इनके स्वागत के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई कि एक सक्सेसफुल कैंपेन आपका क्या हुआ? लॉन्च हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई इस डिस्कवरी ऑफ सी रूट का कैंपेन किसने स्टार्ट किया? प्रिंस हेनरी ने। सक्सेस किसको मिली? वास्को डी गामा को मिली, जिन्होंने इंडिया से यूरोप के बीच का क्या किया? डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर किया। ये सी रूट कहां से होकर निकलता है? ये केप ऑफ गुड होप से होकर निकलता है। इसके अलावा इनकी हेल्प किसने करी? एक गुजराती नेविगेटर ने की, जिसका नाम क्या है? अब्दुल इब्न मजिद। ठीक है, जब ये लैंड किए तो कहां लैंड किए? कैलिकट में लैंड किए। ठीक है, किस दिन लैंड किए? 21 मई 1498 के दिन इन्होंने क्या किया? लैंड किया। इनको रिसीव करने के लिए कैलिकट के रूलर जमोरिन क्या है? स्वागत के लिए आए। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात थी, वास्को डी गामा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्या है? वास्को डी गामा ने तो क्लेम कर दिया। क्या कर दिया? क्लेम कि मैंने क्या कर दिया है? एक सी रूट डिस्कवर कर दिया है। पर इस क्लेम को वेरीफाई तो करना पड़ता। तो वास्को डी गामा अपने एक साथी, जिनका नाम क्या था? पेड्रो अल्वारेज गाब्रल। ठीक है, वास्को डी गामा अपने एक साथी पेड्रो अल्वारेज गाब्रल के साथ सेकंड एक्सपेडिशन पर निकलते हैं इस सी रूट को वेरीफाई करने के लिए। और फाइनली क्या करते हैं? 1500 के अंदर इस सेकंड वॉयज को भी क्या कर लेते हैं? आपका कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से इंडिया से यूरोप के बीच में हमें क्या मिला? एक डायरेक्ट सी रूट हमें देखने को मिला। अब देखिए, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यों हमें इस सी रूट की जरूरत पड़ी, तो हम लोग देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, ये अगर देखें तो इंडिया से यूरोप जाने के लिए हमारे पास ये रास्ते हैं। ठीक है, आराम से हम यूरोप पहुंच रहे हैं। पर ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या हुआ करता था? रोमन एम्पायर। क्या था? रोमन एम्पायर हुआ करता था। और जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ और इसकी जगह क्या हुआ? इस्लामिक इन्वेडर्स ने क्या किया? इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। तो वो लोग क्या करते थे? यहां से इंडिया मर्चेंट से माल लेते थे, यहां से वहां तक वो पहुंचाते थे, और यहां से पहुंचाने के बाद वो क्या करते? हाई रेट के ऊपर क्या करते थे? बेच देते थे। तो इस दिक्कत के कारण हमें सी रूट को डिस्कवर करने की क्या मिला? जरूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं कि सी रूट कैसा डिस्कवर हुआ, सी रूट कहां से कहां तक होकर निकलता होगा। तो हम लोग देखते हैं मैप के अंदर कि हमें कहां से कहां तक का सी रूट दिखा। तो हम देखते हैं यह जो एरिया है आपका, यह है आपका पुर्तगाल। यहां से होते हुए इस तरह से, ठीक है, यहां पे केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, अफ्रीका के नीचे। इधर से होते होते यहां पे कैलिकट पे कौन लैंड करता है? आपका वास्को डी गामा लैंड करते हैं। तो ये सी रूट हो गया अपना। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि सी रूट हो गया आपका ये केप ऑफ गुड होप से होता हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या चीज देखने को मिली। अब हम बात करते हैं पोर्तुगीज के बारे में। अब जब पोर्तुगीज इंडिया आए तो उन्होंने अपने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टेशन कहां कहां बनाए। तो अगर हम देखते हैं तो पोर्तुगीज ने अपने इनिशियल ट्रेडिंग स्टेशन जो हैं वो कैलिकट, कोची और कन्नौर में बनाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के बारे में, जिन्होंने क्या किया है? पोर्तुगीज को, पुर्तगाल को इंडिया में क्या दिलाई है? सक्सेस दिलाई है। तो हम लोग देखते हैं कि इनके सबसे पहले जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? आपका फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ही इज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर। ये कौन है? पहले पोर्तुगीज गवर्नर है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जिन्होंने क्या किया है? पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन इंडिया को क्या किया है? इम्पार्ट किया है। अब पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर क्या है? देखिए साहब, इंडिया जो है आपका, है ना, इस तरह से है, तीन साइड से पानी से क्या है? घिरा हुआ है। तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर के अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया में दूसरी पावर आएगी तो पानी के सहारे आएगी। ठीक है, अब पानी के सहारे आएगी तो आप क्या करो? इंडिया में आने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है आप उन सबको क्या कर लो? ऑक्यूपाई कर लो। अगर आपने उसे ऑक्यूपाई कर लिया तो आप मेजर पोजीशन को क्या कर लोगे? डोमिनेट कर लोगे। तो दूसरी पावर जो है वो उसे आप क्या नहीं कर पा, वो इंटर नहीं कर पाएगी आसानी से। साथ साथ में अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखी है तो उसमें एक डायलॉग है, अजय देवगन बोलता है कि भाई कि सारा एरिया तो वो दूसरे लोगों में बांट देता है, तो वो किसे फायदा होगा? तो भाई उसको पता था कि ये समुद्र जो है ये भी क्या कर सकता है? बड़ा फायदा दे सकता है। इसीलिए पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को इन्होंने क्या किया है? इम्पार्ट किया है। अब बात करते हैं सेकंड गवर्नर के बारे में। तो सेकंड गवर्नर जो हमें देखने को मिला उसका नाम क्या है? अल्फांसो द अल्बुकर्क।
अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है उसकी जो पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी का नाम है पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर साम्राज्यवाद का विस्तार। मतलब वो लोग क्या करेंगे, इंडिया के अंदर कुछ टेरिटरी को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, और उन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करके वो क्या करने वाले हैं, एक पोर्तुगाल एम्पायर, पोर्तुगीज एम्पायर बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक पॉइंट छोड़ दिए थे, तो वो ये है कि इनिशियल कैपिटल क्या थी, पोर्तुगीज की इनिशियल कैपिटल थी कोची, और बाद में जाके इन्होंने अपनी कैपिटल क्या करी, शिफ्ट गोवा। अब गोवा शिफ्ट क्यों करी, इसके बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि अब क्या होता है। यही जो सेकंड आपके कौन है, गवर्नर है, जिनका नाम क्या है, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये क्या करते हैं, गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। कब, 1510 के अंदर। किससे, यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह आपके गुजरात के रूलर हुआ करते हैं। इनसे क्या करते हैं, ये आपका क्या कर लेते हैं, आपका गुजरात क्या कर लेते हैं, आपका गोवा कैप्चर करते हैं। फिर उसके बाद अगला गवर्नर आता है जिसका नाम है निनो द कुन्हा। निनो द कुन्हा जो साहब हैं, ये क्या करते हैं, अपनी कैपिटल कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं, कोची से गोवा ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इनको इस चीज बड़ी फेस करनी पड़ी थी, एक दिक्कत फेस करने को मिल रही थी। फेस ये करनी मिल रही थी कि इनके जो ऑफिसर्स थे, इनके जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे, वो हर थोड़े थोड़े टाइम के बीच में बोलते थे कि साहब पुर्तगाल जाना है, परिवार वहां रहता है। तो इसके चक्कर में यहाँ बिजनेस में या काम में एक स्मूथनेस नहीं आ रही थी। तो उन्होंने एक पॉलिसी लेके आया, उन्होंने बोला कि एक काम करो, गोवा को एक छोटा मिनी पुर्तगाल बना लो। आप तो क्या बना लो, मिनी पुर्तगाल बना लो। ठीक है, और इससे क्या कह रहा है, इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने क्या किया, जो अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी शादियां कहाँ कराना चालू करी, गोवा के अंदर शादी कराना चालू करी। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि गोवा के अंदर जो अपने को कल्चर देखने को मिलता है, वहां पर पुर्तगाली कल्चर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इन पोर्तुगीज ऑफिसर्स ने गोवा में जाके, दमन एंड दीव में जाके क्या किया है, आपका वहां के लोकल पीपल से शादी की है। और जब क्या होता है, लोकल पीपल और पोर्तुगीज लोगों का कल्चर मिक्स होता है, तो वो कल्चर क्या कहलाता है, गोवा कल्चर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1530 के अंदर दीव बेसिन, दमन एंड दीव वाला बेसिन जो है उसे ऑक्यूपाई किया। ठीक है, आपका कब, बहादुर शाह से, गुजरात से। इसके बाद में एक इनके समय एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ है, जूस धर्म जो है उससे रिलेटेड एक सेंट जिनका नाम था सेंट जेवियर, वो क्या आए हैं, रिलीजियस प्रोपोगेशन के लिए कहाँ हैं, इंडिया आए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोर्तुगीज जो पावर जो है उसका डिक्लाइन हमें स्टार्टिंग में एंड ऑफ द 16th सेंचुरी से देखने को मिला। कैसे देखने को मिला, क्यों देखने को मिला, क्योंकि देखिए सब सीधी सी बात है, पोर्तुगीज अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं। पोर्तुगीज के बाद अब डच आ गए हैं इंडिया में, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ चुके हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं डच और ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, पोर्तुगीज की पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पोर्तुगीज का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है कब से, आपका 16th सेंचुरी से देखने को मिलता है। सबसे पहला जो लॉस्ट इनको देखने को मिला, सबसे पहला जो लॉस्ट हमें देखने को मिला, वो देखने को मिला हुगली का। हुगली को ये 1671 में क्या करते हैं, आपका कासिम खान जो है मुगल नोबल, शाहजहां के मुगल नोबल, उनके हाथों में क्या करते हैं, हार जाते हैं। और धीरे धीरे करके इनके हाथ से जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है वो इनके हाथ से क्या होती जाती है, निकलती जाती है। धीरे धीरे करके क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन को हारते जाते हैं। जो मेजर सेंटर्स है वो इनके हाथ से निकलते रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, एक शादी हो रही है। एक शादी हो रही है, कब हो रही है, 1661 के अंदर। शादी किसकी है, शादी है चार्ल्स सेकंड, और चार्ल्स सेकंड कौन है, इंग्लैंड का प्रिंस है। इसकी शादी किससे हो रही है, भाई साहब पोर्तुगीज प्रिंसेस से हो रही है। और इस पोर्तुगीज प्रिंसेस से जब शादी हुई तो शादी में क्या दिया गया, इस पोर्तुगीज कंपनी ने चार्ल्स सेकंड को दहेज में दिया बॉम्बे। अब ये शादी कितनी इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। देखिए साहब, पोर्तुगीज प्लस ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। ये इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये वॉर लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के फोर्टिफिकेशन को चेक कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर इस शादी ने क्या किया, इस शादी ने पोर्तुगीज मोनार्ची प्लस ब्रिटिश मोनार्ची के बीच में क्या कर दिया, रिश्ता कायम कर दिया। अब मोनार्ची नहीं चाहता कि अपने लोग एक दूसरे के साथ लड़े, इसीलिए यहां पर पोर्तुगीज मोनार्ची और ब्रिटिश मोनार्ची जो है वो डिसाइड करती है कि भाई साहब हमारी जो राइवलरी है वो खत्म होनी चाहिए। इसीलिए एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन होती है पोर्तुगीज कंपनी के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, पोर्तुगीज जो हैं, ठीक है, वो अपनी पूरी की पूरी टेरिटरी जो इंडिया के अंदर है वो किसे हैंड ओवर कर देते हैं, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर देते हैं। और ब्रिटिशर्स पोर्तुगीज को कहां भेज देते हैं, इंडोनेशिया के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, अब हमें लगता है कि इंडिया एक रिच प्रोविंस था, इंडिया जो रिच प्रोविंस था, तो इंडिया इनका तो नुकसान हो गया, नहीं। बेसिकली पोर्तुगीज अभी भी किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, ये अभी भी अपना
स्पाइसेस के ट्रेड के ऊपर फोकस कर रहे थे। इनको चाहिए था कि ये अपनी मोनोपोली कहां बना के रखें, स्पाइसेस मार्केट में। इसीलिए सबसे अच्छा स्पाइसेस कहां मिलता है, इंडोनेशिया में। तो ये लोग इंडोनेशिया चले गए, ठीक है। जितने भी इनके मेजर पोर्ट थे, मेजर टेरिटरी थी पुर्तगाल की, वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया और इस तरह से सेटलमेंट हुआ इस शादी के कारण, ठीक है। उसके बाद में पोर्तुगीज ने अपने जो सेटलमेंट बनाए थे कहां पर, गोवा और दमन एंड दीव में, वो वहां पर कब तक रहे, 1961 तक। और 1961 के बाद 61 में पोर्तुगीज जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो इंडियन गवर्नमेंट को गोवा दमन एंड दीव हैंड ओवर करके चली जाती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई पोर्तुगीज कौन थे। पोर्तुगीज पहली पावर थे जो इंडिया आए थे और आखिरी थे जो इंडिया तक, लास्ट थे जो इंडिया में रुके। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की पोर्तुगीज पावर के बारे में, एडवेंट ऑफ यूरोपियन में जो पहली पावर है। अब हम कल बात करते हैं इसके बारे में, डच और इंग्लिश के बारे में। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।